नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। कैसे हो आप सब? आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर। हाँ भैया, मतलब बड़ा टाइम लग गया ग्रेविटेशन का दूसरा चैप्टर आने में। हाँ यार, थोड़ा टाइम लग गया, कोई ख़ास दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो दूसरे लेक्चर में हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? मतलब अगर हम बात करूँ कि हम पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन को अपने कहाँ तक पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ लिया था कि सबसे पहले दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन कितना होता है। ठीक है, सुपर इम्पोज प्रिंसिपल पढ़ लिया था। ठीक है, हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ पढ़ लिया था। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में हमने क्या पढ़ा था? वो क्या नाम है, अरे यार क्या कहते हैं उसको, वेक्टर फॉर्म। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमने डायरेक्शन निकालना भी सीख लिया था इसमें। तो अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक से हम इस अपने चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, वो टॉपिक है हमारा आज का, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। सर ये कैसा टॉपिक है? देखो, इस रिलेशन के बारे में हम लोग जानते हैं बहुत बचपन से हैं। सर नहीं सर, कभी नहीं पढ़ा है क्या? अरे 9th क्लास में बताया गया था ना आप लोगों को इसके बारे में। नहीं सर, हमें तो नहीं बताया गया। सुनो, अच्छा चलो मैं मान लेता हूँ अगर तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं गया था, लेकिन इसके बारे में तुमको नॉलेज बहुत पहले से था। सर कैसा नॉलेज? सुन तो बताता हूँ, देख। तू छोटे जी के बारे में जानता है? छोटा जी, जिसको तू कहता था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ याद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हाँ, छोटे जे की वैल्यू कहते थे ना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते थे। असलियत में वो वैल्यू आई कहाँ से? मुद्दा है कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो आई कहाँ से? तो आओ पहले समझते हैं वैल्यू आई कहाँ से। इसी को बड़ा जी और छोटे के जी के बीच का हम रिलेशन भी मानते हैं। आओ देखते हैं। सपोज करो ये हमारे पास क्या है? अर्थ, धरती माता। ये हमारा अर्थ का सेंटर, जिस पे अर्थ का ओवरऑल मास कंसंट्रेटेड है एम। ये हमने मान लिया हमारा रेडियस ऑफ अर्थ आर। अगर मैंने इस पे कोई दूसरा मास m रख दिया, ठीक, तो ये मास अपना नीचे की तरफ एक फोर्स लगाएगा, जो कौन सा लगाएगा? mg। ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा जो F बराबर कितना होगा? mg, धरती माता की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे एक मास ये है, बड़ा अर्थ है, और एक मास छोटा हमारा दूसरका वाला छोटका मास है ना? तो एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा है कि जब दो मासेस के बीच में हमेशा फोर्स लगता है, तो दो मासेस के बीच में फोर्स क्या लगेगा? अरे सर वही यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ वाला लगेगा। हाँ, कौन सा वाला? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही लगेगा ना? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा। हाँ, तो अब सुनो, यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स है वो mg है। तो mg बराबर यहाँ पे एक m1 हमारा क्या हो जाएगा? छोटा मास। दूसरा m क्या हो जाएगा? दैट इज मास ऑफ अर्थ। और r हमारा क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से m से m की वैल्यू कैंसिल कर दूँ, तो मुझे g की वैल्यू क्या मिल गई? g इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे g का मल्टीप्लाई भी तो करना है, दैट इज g me बाई आर ई का होल स्क्वायर। व्हाट इज आर ई सर? आर ई है हमारा रेडियस ऑफ अर्थ। याद करो, हम लोग को कहा जाता था जी की वैल्यू अर्थ पे हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो भैया कैसे कांस्टेंट होती है? इसके कांस्टेंट होने का कारण है क्योंकि ये हमारा बड़ा जी क्या है? कांस्टेंट। मास ऑफ अर्थ क्या है? कांस्टेंट। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? कांस्टेंट। तो ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल जी क्या है हमारा? सॉरी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। व्हाट इज दिस? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल जी कांस्टेंट। और व्हाट इज me? मास ऑफ अर्थ।
ठीक है, मास ऑफ अर्थ। तो अगर जी की वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दीजिए और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दीजिए, तो अप्रोक्सीमेटली धरती पे जो वैल्यू आएगी एक्सेलरेशन की वो g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आएगी। सर ये अर्थ की है? यस, ये सिर्फ अर्थ की है। मतलब अगर हमको किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना है तो हमको उसका मास पता होना चाहिए, हाँ, और उसका रेडियस पता होना चाहिए, हाँ। अगर हमें इस ब्रह्मांड में किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता करना है तो हम क्या क्या करेंगे, पहले उसका रेडियस पता कर लेंगे कि भाई उसका कितना रेडियस है और उस प्लैनेट का, और उस प्लैनेट का मास कितना है, और जी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड मार देंगे, हमको उस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता चल जाएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अरे बोलना यार, हाँ ना यार, आया नहीं आया यार, देख बहुत मन से पढ़ाता हूँ यार, रात रात में जग के पढ़ा रहे हैं, इसकी आँख दिमाग खराब हो जाता है यार, ठीक है ना, रात रात को जग के पढ़ा रहे हैं। सुबह एक तो मैं तो बता रहा हूँ, मेरी शक्ल बता रही होगी, मैं सुबह 7-8 बजे से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने लग जाता हूँ। एक तो ये अपनी कोचिंग है, कोचिंग में ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाना है, पर दिन भर पढ़ाओ। अच्छा, अब अपने 2 सेंटर हो गए, एक बनारस में, मतलब दोनों ही बनारस में है, एक हमने दुर्गा कुंड पे डाल रखा है, एक हमारा मढ़वाड़ी में। तो पूरी कोचिंग में मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, बहुत अंदर की बात, पूरे इंस्टीट्यूट में, मतलब अपने इंस्टीट्यूट में 2 केमिस्ट्री के टीचर है, 2 मैथ्स के टीचर हैं, 2 बायोलॉजी के टीचर हैं, फिजिक्स का अकेला मैं। अच्छा, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं कि मैं अकेला हूँ, ये बहुत बुरी बात है, मेरे पे बहुत बर्डन है। अच्छा, मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ, अब मैं 9th क्लास भी पढ़ाता हूँ, 10th भी मैं ही पढ़ाता हूँ, 11th भी मैं ही पढ़ाता हूँ, 12th भी मैं ही पढ़ाता हूँ। इवन जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, टारगेट जो आफ्टर 12th आते हैं जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने, उनको भी मैं ही पढ़ाता हूँ। भाई साहब, दिन भर पढ़ा के एकदम मौज आ जाती है। तुमको क्या लगा मैं बोलूँगा टेंशन हो जाता है? पागल है, मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। और उसके बाद दिन भर इतना पढ़ाने के बाद मैं फिर रात में पढ़ाता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें भी, और लिटरली जो कंटेंट मैं ऑफलाइन क्लास में प्रोवाइड कर रहा हूँ एज इट इज सेम कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लास और इस कंटेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो मेरे ऑफलाइन वाले लेक्चर देखते हैं ना, कहते हैं सर रिवाइज हो रहा है, मतलब भैया रिवाइज हो रहा है लेक्चर, मज़ा आ जाता है। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ इस चैप्टर के साथ खास बात, अगर आपको ग्रेविटेशन आ गया मेरे 11th वालों, तो आपको क्लास 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एग्जैक्ट यही मिलेगी। नहीं यकीन आता है तो छाप लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी लेक्चर डाल के रखा हुआ है, देख लो। जो जो यहाँ हम ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए पढ़ेंगे वो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे, और जो जो वहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पढ़ेंगे वो सब अगले चैप्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी पढ़ेंगे। अरे भैया ऐसा होता है क्या? अरे और क्या, सारी फील्ड्स की बातें सेम है। तो आगे चलें, ये बातें हम लोग समझ में आ गई? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, बहुत शानदार। चले आगे, चलो अगला हेडिंग हमारा आता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वाह, व्हाट इज वेरिएशन? शब्द हमारा यहाँ पे बच्चा यूज हुआ है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव, कि हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में किस टाइप का बदलाव आ रहा है, किस टाइप का वेरिएशन आ रहा है ना। हम वेरिएशन की बात करेंगे तो किस टाइप का वेरिएशन है, कैसा बदलाव है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब किस में बदलाव आ रहा है? छोटका जी में। सर बड़का जी में बदलाव नहीं आएगा। अबे कैसे आ जाएगा बड़का जी में बदलाव? रे वो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना, उसमें तो बदलाव नहीं आ सकता ना। हाँ सर, बात तुम सही कह रहे हो, मास्टर आदमी तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम सही बोल रहे हैं। तो बदलाव किस में आ सकता है? जी में आ सकता है। मतलब मास ऑफ अर्थ में चेंज किया, रेडियस ऑफ अर्थ में चेंज किया, तो हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आया। तो यहाँ पे जो हम पहला बदलाव पढ़ने जा रहे हैं, वेरिएशन ऑफ जी विथ एल्टीट्यूड। अरे सर समझ में नहीं आया, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि हमारा मान लो ये अर्थ है, ठीक है, इस अर्थ पे से हम कुछ दूरी h हाइट पे अगर हम किसी मास को ऊपर की तरफ लेके जाएं, ठीक है, किसी मास को ऊपर की तरफ लेके जाएं, तो ऊपर की तरफ जाने में हमारे इस मास पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बदलेगा? हाँ बदलेगा। अगर बदलेगा तो कितना बदलेगा?
समझ में आया? देखो यहाँ पे मैं दो शब्दों में कैटेगराइज करता हूँ, एक होता है कितना, दिस इज द मैग्नीट्यूड, एक होता है किधर, दिस इज द डायरेक्शन। समझ आई बात? कितना बदलेगा और किधर बदलेगा। तो कितना बदलेगा मतलब मैग्नीट्यूड उसका बदल रहा है, किधर बदलेगा का मतलब होता है उसका डायरेक्शन बदल रहा है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? सर बहुत आराम से आ रही है, सही है ना? चलो आगे चलते हैं। अरे यार सर बहुत तार वार हो जाता है ना, पढ़ाने में मौज नहीं आता। देखो तो हम करेंगे क्या, सपोज कर लिया हमने कि ये हमारा अर्थ का गोला, ठीक है सर आराम आराम से समझाते चलो, हम लोग समझने को तैयार हैं, बस धीरे धीरे आप समझाओ, आराम आराम से। 11 वाले देखो, एक और बात बताता है, 11 वाले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने मेरा लेक्चर्स वगैरह यार देख लिया करो, सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ाया है बहुत ही अच्छे से, तो इसको ध्यान दे दीजिए। तो पहले हमने मान लिया हमारा ओवरऑल मास अर्थ का कंसंट्रेटेड O, ठीक, इससे कुछ दूरी पे हमारा मान लिया हमने रेडियस R, दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसी से किसी h हाइट पे हमने किसी मास को लेके चले गए, ठीक, हाइट क्या है h, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, तो हमने क्या मान लिया g डैश, जबकि यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g। इस पॉइंट को हमने मान लिया a, ठीक, इस पॉइंट को हमने मान लिया a, इस पॉइंट को हमने मान लिया b। तो अगर हम इस पॉइंट से b पॉइंट पे किसी मास को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारा उसमें एक्सेलरेशन में कितना चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे पहले छोटी छोटी बातें लिख ले सर। हाँ सर लिखवाते चलो बहुत आराम से। व्हाट इज कैपिटल M, अगर मैं यहाँ पे इसका मास टोटल M ले लूँ कैपिटल M, तो यहाँ पे कैपिटल M को जो यूज़ करेंगे दिस इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ओके। दूसरा अगर हम यहाँ R की बात करेंगे तो ये क्या होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे हम A पॉइंट की बात करें तो व्हाट इज A पॉइंट, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, या सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। व्हाट इज अवर B पॉइंट, B पॉइंट वो ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो पॉइंट एट हाइट h from the surface of the earth, ठीक है, जहां पे हमको निकालना है, नॉट सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम द, जिस पॉइंट पे हमको निकालना है ना सरफेस, ठीक है। अब हम करेंगे क्या समझना, एक एक स्टेप करते चलें। चलो देखो डेरिवेशन को ध्यान से समझना, ये कंपटीशन में भी आता है भाई, बोर्ड्स में भी आता है, किसी भी बच्चे के स्कूल में ये आपसे एज अ डेरिवेशन पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर 3 नंबर में जितने भी नंबर में पूछा जाए भाई, ये आपके स्कूल का इंटरनल मैटर है, मैं नहीं जानता। तो हम पहले ये जानते हैं कि हमारे अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने होता है। तो यहाँ पे हम 9.8 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे GME/RE का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या मतलब एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पे कितना होगा, G इज इक्वल टू GM/R², ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब हमको किसी B पॉइंट पे निकालना है, तो एट B पॉइंट, एट B पॉइंट पे क्या होगा, कुछ G डैश निकालेंगे जिसको हम चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करेंगे। तो अब देखना यहाँ पे बेटा, अगर हमारा टोटल ये डिस्टेंस R है, तो अगर इसमें ये डिस्टेंस ले लेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, R + H, ठीक।
मतलब रेडियस ऑफ अर्थ से उस h हाइट तक टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, r प्लस एच। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस कंसीडर करेंगे दैट इज जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। बोलो कंसीडर कर लिया नहीं कर लिया, बहुत आसान। इसको अपन ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे थोड़ी सी गणित का यूज होगा, थोड़ा सा एक जिसका नाम है बाइनोमियल थ्योरम, या हम उसको बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं, उसका भी थोड़ा सा गणित का यूज होगा। आप सब लोग मैथ्स वाले बच्चे कर लेंगे, बायो वालों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसका रिजल्ट याद रखना। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन को दूसरे से पहले को डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो बस क्या करना है, जी डैश बाई जी, वैल्यू उठा के रख दिए। जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू यहाँ क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर अपॉन जी एम। ओके, जी एम बाई आर स्क्वायर, इन्वर्स कर दिया, ऊपर चला गया। तो देखो अब जी एम से जी एम कैंसिल, हमें मिलेगा क्या, आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्लस एच बाई आर। ऐसे लिख सकते हैं जिसका पावर हम इनवर्स में लेके चले जाएं, कोई दिक्कत सर, नो दिक्कत। तो हम निकाल क्या रहे हैं भाई, जी बाई जी डैश। तो अगर हमें निकालना है सर, अगर क्या, यही हमको निकालना ही है, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर प्लस एच अपॉन आर का इनवर्स होल स्क्वायर। तो इसको हम बाइनोमियली क्या कर देंगे बच्चों, एक्सपैंड कर देंगे। बस इस बात को सब लोग ध्यान में रखे रहना, एक्सपैंड बाइनोमियली, एक्सपैंड बाइनोमियली, मतलब बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम लगा के हम इसको क्या कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी समझ लेना, दैट इज जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये मिल गई हमको वैल्यू 0। अगर हम ध्यान देना h बाई आर को लगभग 0 मान लें, अगर हमने h बाई आर को 0 या नेग्लेक्ट मार दिया, मतलब हाइट और r के रेशियो को 0 मान लिया, तो हमको जो g डैश मिलेगा, जो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g डैश इज इक्वल टू g माइनस 2gh बाई आर। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ये आया हमारा फॉर्मूला। ये बात याद रखिएगा कि g डैश इज ऑलवेज स्मॉलर देन g, मतलब ऊपर जब भी हम लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाएगी। सर मतलब डिक्रीज करेगी, यस। जब भी हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हर केस में ऐसा होगा, हर केस में, मतलब आप थोड़ा सा भी सर यहाँ से यहाँ लेके चले गए ना इसको, जी की वैल्यू क्या इस पर 9.8 लग रही है, नहीं हो सकता है 9.8 से कुछ कम लग रही हो, लेकिन वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या करेगा, डिक्रीज। कब करेगा, जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अरे हाँ यार, ना बोलना पड़ेगा यार, अरे जोर से बोलो, जय माता दी। आगे चले। ऑलराइट सर, सवाल आ गया है, तो एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सवाल आ गया हमारे आँख के सामने। चलो तो आप सवाल कर लेते हैं, बहुत ही जबरदस्त सा सवाल है। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक, विल द वैल्यू ऑफ जी बी रिड्यूस बाई 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस। वाओ, मतलब अगर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे 9.8 है,
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर लेके चले जाएं कि उसमें ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसमें 36% का चेंज आए। तो यार देखो पहली बात तो 36% का चेंज तो कह रहा है कि देखो बदल तो रहा ही है, ठीक है। अब कितना बदल रहा है? 36% बदल रहा है। कितना एग्जैक्ट वैल्यू बदल रहा है ये हमको बताया नहीं गया है, लेकिन ये कहा गया है कि 36% बदल रहा है। तो पहले बहुत सिंपल सा है, आसान है, आइए सॉल्यूशन करता है, ठीक है। तो बदल कितना रहा है? मान लेते हैं जी एट अ हाइट h पे कितना बदल रहा है? 36% बदल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 36 गया 64, 64% इंटू जी बदला, तो मतलब 64/100 इंटू जी इतना बदला। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो वैल्यू रख दीजिए 64 अपॉन 100 इंटू जी बराबर जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वैल्यू उठा के रख दीजिए 8/10, 8/10 इज इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच। तो यहाँ से हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू r/4 इज इक्वल टू r हमारा रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर अपॉन 4। तो मिलेगा वैल्यू कितना? 1600 किलोमीटर। वाओ, आप कितने हाइट पे लेके चले गए? 1600 किलोमीटर हाइट पे जब आप लेके जाएंगे तो इसकी इतनी वैल्यू मतलब 36% का चेंज कब मिलेगा? जब आप 1600 किलोमीटर सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर लेके चले जाओगे। मतलब यार इसको तो तुम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रख सकते हो कि अगर हम 36% चेंज कराना है तो कितना ऊपर लेके जाएंगे। या ये भी पूछा जा सकता है कि भैया 1600 किलोमीटर हम ऊपर लेके चले गए तो बताइए कितना परसेंट चेंज आया। तो इसको एज ऑब्जेक्टिव, इस वैल्यू को, इस क्वेश्चन को एज इसके आंसर को, इसके क्वेश्चन टर्म को भी और इसके आंसर टर्म को भी, दोनों को बढ़िया से एकदम वैल्यूबल याद कर लीजिए। काहे कि देखो ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे चलें, चलो एक सवाल करा दिया, ऊपर की तरफ हमने कर लिया। अब आते हैं हम थोड़ा नीचे की तरफ। हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ। मतलब हम अब ऊपर नहीं जाएंगे, अब हम क्या जाएंगे? धरती माता के नीचे जाएंगे। तो अगर हम धरती माता के नीचे जा रहे हैं तब हमको बताइए हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आएगा। सर पहले ये तो बताओ, चेंज आएगा? हाँ चेंज तो आएगा। कितना आएगा? हाँ ये बताना है कि कितना आएगा। चेंज तो बाबा आएगा ही आएगा। चलो देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है भाई, मज़ा आएगा करते करते। देखो सपोज करो ये हमारा क्या है? अर्थ है, ठीक। और इस अर्थ में हमने क्या मान लिया? थोड़ा सा चेंज, ये, ठीक है। इतना हम अंदर जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, दिस इज पॉइंट O, ओके। दिस इज कंप्लीटली अर्थ का सरफेस जिसको हमने कहा रेडियस R। सर बहुत टाइम समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कोई डिस्टेंस D, ओके। ये पॉइंट हम मान लेते हैं, इस पॉइंट को जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसको अपन मान लेते हैं पॉइंट A। A इज द सरफेस ऑफ अर्थ जहां पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G होगी, Gme/re², ओके बच्चा। अब यहां से यहां तक कि कोई डिस्टेंस D होगा, इतना नीचे आ रहा है, इसके सेंटर को हमने मान लिया O। तो इस डिस्टेंस पे यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज चेंज, जिसको हम चेंज इन ग्रेविटी कहेंगे। और अंदर की तरफ जब जाएंगे तो ये R माइनस डी, मतलब अगर डिस्टेंस ये D है तो हम R में से D को माइनस करेंगे तो अंदर की तरफ जाएंगे। तो ये वाली बची डिस्टेंस कितना हो जाएगी? R माइनस
डी हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगी। ये पॉइंट हमने मान लिया बी। तो यहाँ पे फिर से कंसीडर करते हैं छोटी छोटी बातें। एक मिनट बच्चों, वेट अ मिनट। हाँ वहाँ पे हमको ना एक स्लाइड की और ज़रूरत थी क्योंकि हो नहीं पाता इतने में। ठीक, चलो तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट कैपिटल एम हमारा क्या होगा, मान लीजिए इसका कुछ मास कैपिटल एम है, एम यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, मास ऑफ अर्थ। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, पॉइंट ए क्या होगा भाई, पॉइंट ए वही है जहां पे हमारा अर्थ के सरफेस का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है। पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, बी क्या है, जिस पॉइंट पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है वो पॉइंट है बी। पॉइंट इनसाइड द अर्थ एट अ डेप्थ डी। डेप्थ डी, किसी डी डेप्थ पे हमको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता करनी है। तो सर कैसे करेंगे, अरे सर फंडा तो पता ही है ना, हमको सरफेस पे पता है, तो जहां हमने आर प्लस जी लिया था, मतलब आर प्लस एच लिया था, वहां पे क्या कर देंगे, आर माइनस डी कर देंगे, खत्म, समझ गए, और क्या, मूर्ख थोड़ी हो बे। चलो यहाँ पे एक बातें और समझ लो छोटी छोटी, कि यहाँ पे ए बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी, याद रखना इस चीज को, और ओ बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, आर माइनस डी। ओ बी ये डिस्टेंस, ओ बी की तरफ जाएंगे तो कितना हम रखेंगे, आर प्लस आर माइनस डी, और ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी। बस, तो आगे चले ना, यहाँ तक आप किसी भी बच्चा को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं, बहुत सुंदर, देश तुम बड़े, चलो हम तुम्हारे साथ हैं। सर कैसे करें, अरे बहुत आसान है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितना है, अर्थ पे ए पॉइंट पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द पॉइंट ए, इस ए पॉइंट पे कितना है, दैट इज जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। हाँ सर यही है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। शानदार। अब हमको क्या निकाल लेना है भैया, इक्वेशन नंबर 2। अरे निकालना है, नहीं निकालना, चलो अब इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, दैट इज स्मॉल जी एट पॉइंट B is due to portion of earth of radius। यहां पे बच्चा हम रेडियस क्या ले लेंगे, अब यहीं पे तो खेल है, यहां पे जो रेडियस की वैल्यू लेंगे दैट इज r माइनस डी ले लेंगे। समझ आई बात, यहाँ पे जो हम रेडियस लेंगे वो क्या ले लेंगे, r माइनस डी ले लेंगे। जब हम r माइनस डी का रेडियस ले लेंगे तब तो हम खेल देंगे सर बहुत आराम से। तो बट अब मेरी बात यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ अर्थ हमारा कितना है, सुनो यहाँ पे थोड़ा सा निकाल लेते हैं। डेंसिटी की वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से हमको मास ऑफ अर्थ का पता होना चाहिए, तो मास इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं, रो इंटू वी, दैट इज रो इंटू वी। रो इंटू वी हमको क्या दे दिया, बोलो भाई, रो इंटू वी हमको क्या वैल्यू दे दिया, मास। तो उठा के रख दीजिए, दैट इज जी डैश इज इक्वल टू जी एम डैश।
सर मास कहाँ चेंज कर रहे हैं? अबे धरती के नीचे जाएगा तो मास तो चेंज होगा ही ना, ऊपर थोड़ी जा रहा है कि मास को वही मान के चलेगा। जैसे जैसे तू धरती के नीचे जाएगा मास ऑफ अर्थ चेंज होता जाएगा ना नीचे की तरफ। हाँ सर सही कह रहे हो। तो इसलिए हमने चेंज इन मास ले लिया, मतलब जो भी मास आएगा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आर की जगह क्या लिख लेंगे? आर माइनस डी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बस दोनों को क्या करना है? सिंपल। अब देखो पहले तो हम मास ऑफ अर्थ निकाल ही लेते हैं। अब आओ समझो, ध्यान से समझना। मास ऑफ अर्थ में m हमको कितना दिया? दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। एंड जो चेंज मास निकालेंगे उसमें पाई क्या रख देंगे? जी एम डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई। आर की जगह क्या रख लेंगे? आर माइनस डी का क्यूब। बस रेडियस बदल दिए। अब आप यहाँ पे वैल्यू बदल दीजिए। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू बदल देंगे तो आपको वैल्यू में मज़ा आ जाएगा। अब यही वैल्यू उठा के दोनों इक्वेशन में रख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 1, साथ साथ भैया नोट भी करते चलो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बिकम, साला बहुत स्लिप करता है इस पे लिखने में, बिकम क्या मिल जाएगा? g इज इक्वल टू जी कितना हो जाएगा? बाई आर रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको g की वैल्यू मिल गई। तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या मिलेगी? g डैश इज इक्वल टू जी रो 4/3 पाई आर। ये हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 3। आपको 3 इक्वेशन मिल गए भाई, पक्का। अब आप कर लोगे ना? सर करना क्या है? कुछ नहीं, जी डैश निकालेंगे हम लोग। तो क्या निकालेंगे? जी डैश। तो जी डैश कैसे निकालेंगे? समझना मेरी बात। तो जी डैश इज इक्वल टू जी रो बाई, एक बार रख दीजिए आर माइनस डी, आर माइनस डी का होल स्क्वायर 4/3 पाई आर माइनस डी होल क्यूब। अब उठा के जी डैश की वैल्यू रख दो तो आपको इक्वेशन नंबर 4 भी मिल जाएगा। जी डैश इज इक्वल टू जीरो 4/3 पाई आर माइनस डी। यह आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। तो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से जब आप डिवाइड कर देंगे तो जी डैश बाई जी बराबर मिलेगा आर माइनस डी बाई आर। तो जी डैश बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस जी डी बाई आर। ये हमको मिल गया हमारा फॉर्मूला, ये हमको मिल गया हमारा फॉर्मूला। जब हम नीचे की तरफ जाएंगे तो भी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? कम होगा। अरे सर कितना कम होगा? सर यहाँ पे भी तो दिख रहा है ना कि जी डैश इज स्मॉलर देन जी। मतलब अगर हम धरती के माता के सेंटर, अबे ये तो वैसे भी कम होगा ना। देखो देखो देखो, लॉजिकल बात, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। हाँ सर होती है। तो अबे तुम नीचे की तरफ अगर जा रहे हो तो अर्थ के सेंटर की तरफ ना जा रहे हो, मतलब 0 की तरफ जा रहे हो। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो 0 की तरफ जा रहे हैं। 0 की तरफ जाना मतलब कम की तरफ जाना। हाँ सर ये बात तो तय ही था कि अगर हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या मान लेंगे? 0। बोलो हाँ या ना? अरे ठीक है, ये तो यार फाइल सेव क्यों नहीं हो रही? हाँ हो रही है। अब बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन किसी भी बच्चे को कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो भी घटेगा, नीचे आएंगे तो भी घटेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 रहेगी कब? सरफेस ऑफ अर्थ पे। ठीक है, ये हमारा वैल्यू कहाँ होती है? सरफेस ऑफ अर्थ पे।
बहुत गर्मी लग रहा है यार। हाँ, बहुत जल्दी हम तुम लोगों के लिए बहुत लंबी लंबी वीडियोस भी लाएंगे। अभी तो आराम आराम से छोटी छोटी वीडियोस ला रहे हैं। अब छोटी मतलब ये थोड़ी है कि भाई GIF में तुम लोगों को चैप्टर सॉल्व करवा दें, ठीक है। पढ़ना सीखो, थोड़ा सा बैठना सीखो। तुम लोग साला, हमको मालूम है तुम लोग 1.5 पे या 1.75 पे देख रहे होगे लेक्चर। मैं एकदम भरोसे के साथ कह सकता हूँ। आगे चलें। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट हैं, इस बात को बहुत ही बखूबी तौर पे हम जान लेते हैं। पहली बात, ये आपके नॉलेज के लिए है, बस जान लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। कह रहा है क्या, पहला वाला नोट नंबर 1, ये द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बोथ इन द इंक्रीज इन हाइट एंड इंक्रीज इन डेप्थ, सो इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड जीरो एट द सरफेस ऑफ। अरे तो काम की बात है, समझ गए होगा। डिक्रीज द वैल्यू एट डी, जब हम डेप्थ में जाते हैं तो जी की वैल्यू उतनी, और अगर हमको डेप्थ में हमको परसेंटेज चेंज करना है तब हम उसका बच्चों ये फॉर्मूला लेंगे। इसको याद रख लो कि जब हम नीचे जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि भैया कितना परसेंट चेंज करेगा, तो फॉर्मूला ये लेंगे G माइनस जी डी, डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कौन सा वाला, डेप्थ वाला, अपॉन G इंटू 100। या तो हम सीधा सीधा कर देंगे D/R इंटू 100%, खत्म। D हमारा क्या है, डेप्थ है, R हमारा क्या है, रेडियस है, कि आप कितना नीचे गए, और रेडियस उसको इंटू 100 कर देंगे तो हमको डायरेक्ट परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मिल जाएगा। बोलो यस और नो, ठीक है। आगे चलें। नहीं, ये टॉपिक नहीं था। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब एक सवाल कर लेते हैं इसी पे, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा सवाल है भाई, ठीक है। सवाल बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये सवाल आना चाहिए। सवाल नहीं आएगा दिक्कत हो जाएगा। देखो, दो तरीके के मैं क्वेश्चंस या तो कराऊंगा, या तो एक बार मैं PYQ वगैरह ये सब चीज़ें भी मैं लेके आऊँगा। आप इसमें टेंशन लेने की कोई ख़ास बात नहीं है। तो चलो, ये वाला हमारा पहला सॉल्यूशन क्या कह रहा है, मतलब सवाल क्या कह रहा है, सॉल्यूशन तो अपन करेंगे ही। सवाल क्या कह रहा है, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन टेक 16 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। अच्छा, जब हम धरती से 16 किलोमीटर लिख के आए तो भैया कितना परसेंट, अरे यार 2 करोड़ की सवाल है। H की वैल्यू आपको कितना दिया है, हाइट आपको दिया है। अब ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400। सिंपल सी बात, गिवन लिख लो 30, हाइट की वैल्यू क्या कहा है, फाइंड द डिक्रीज इन वेट। अच्छा, वेट इतना, व्हेन अ बॉडी इज टेक 16 किलोमीटर बिलो सरफेस ऑफ द 16 दूनी 32, तो जनरली हाइट कितनी हो जाएगी, 32 किलोमीटर। रेडियस की वैल्यू दी हुई है आपको 6400, 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। यह बात तो सत्य है कि जो हमारा H है वो बहुत बहुत छोटा होगा, R से है भी। तो G एट हाइट H निकालना है, G 1 माइनस 2H बाई R, ठीक। तो G माइनस 2GH बाई R, तो G माइनस GH बराबर 2GH बाई R। परसेंटेज इन वेट के टर्म में हमको परसेंटेज चेंज करना है, ये हमेशा ध्यान रखना, वेट के टर्म में परसेंटेज चेंज। तो परसेंट डिक्रीज करेगा कितना, इन वेट, कितना। वेट का फॉर्मूला हमको पता है, फोर्स को ही हम कहते हैं वेट, जो कि mg होगा। g mg माइनस mg किसी h हाइट अपॉन mg इंटू 100, ठीक। तो क्या मिलेगा, mm कैंसिल, मास ऑफ मास, मास कैंसिल, बचा क्या, g माइनस जी एच बाई जी इंटू 100। अब यहां पे आप लोग वैल्यू उठा के रख दो भाई, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। यहीं पे आप डायरेक्ट उठा के फॉर्मूला रख दो ना यार, कितना मिल जाएगा, g हमारा क्या है 2h, 2gh बाई g इंटू आर इंटू 100। तो 2h बाई कितना है ये, ठीक है, 2h बाई आर, 2h बाई आर इंटू 100।
2 इंटू 32/6400, 6400 इंटू 100 सॉल्व कर लो तो 32 दूनी 64, 64 इंटू 16 मतलब 1 आएगा यार, 1%, 1% आंसर। लो खत्म। कितना लॉलीपॉप सा सवाल था, है ना। आगे चले, बोल भाई। चलो अब ये वाला जो हमारा केस है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है कि वेरिएशन ऑफ, क्या निकालना है, वेरिएशन ऑफ जी विथ शेप ऑफ द अर्थ। अच्छा, शेप से क्या हमारे जी में वेरिएशन होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। देखो हमारा जो अर्थ है वो कैसा है, एक अंडाकार में, ठीक है, ऐसे इलिप्टिकल। तो जिसमें इक्वेटर वाला जो पोर्शन है ना ये ज़्यादा है और पोल वाला पोर्शन कम है। मतलब समझना मेरी बात, हमारा अर्थ कुछ ऐसे है अंडाकार में, जिसमें हमारा ये वाला जो सेगमेंट है, एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है। सर दोनों को तो हम रेडियस ही कहेंगे ना। हाँ भाई, मैं कहाँ मन कर रहा हूँ, इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ पोल और इसको क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये हमारा कोई पॉइंट ओ ओरिजिन। तो देखो हम सब जानते हैं G इज इक्वल टू GME पाई RE का होल स्क्वायर होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इस केस में हमारा G और M हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां आपको दिख रहा है कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE का होल स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे रेडियस जिधर बढ़ता जाएगा, जिधर रेडियस बढ़ेगा वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटेगा। मतलब ये साफ दिख रहा है कि रेडियस हमारे इक्वेटर का ज़्यादा है, रेडियस हमारे पोल से। तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पे कम होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल के रिस्पेक्ट में। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा पोल पे ज़्यादा होगी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे इक्वेटर पे हमेशा कम होगी। अब मैं तुमको एक मज़ेदार यहीं पे एक तो सवाल करवा देता हूँ, मौज काटोगे तुम लोग। थ्योरेटिकल सवाल है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा एक बात और नोट करके ये बात जान लो, समझ लो बहुत ही अच्छे से, अपने दिमाग में सब लोग गांठ बांध लो कि भाई कम तो है, ये बात तो सत्य है कि इक्वेटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पोल पे कम है। मतलब हमारे इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा है और पोल पे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम है, ठीक। लेकिन इन दोनों के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना चेंज है ये बताना है हम लोग को। समझो कितना चेंज, मतलब कितने परसेंट का चेंज या कितना चेंज। तो ये बात जान लो, यहाँ पे भाई लगभग 0 बहुत कम चेंज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चेंजेस है। यहाँ पे जो चेंज है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का पोल से इक्वेटर में, ये जो चेंज है, चेंज दैट इज ओनली 0.5%, बस 0.5% का ही चेंज है, इससे ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बोलो बात आई समझ में? नहीं आई? सर क्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है? एकदम 110% ये बात नीट वाले तो एकदम गांठ बांध के रख लें, ये बात नीट वाले एकदम गांठ बांध करके रख लें कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि इक्वेटर से पोल में कितना परसेंट का चेंज है। तो यहाँ पे 0.5% का चेंज आ रहा है। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया? आगे चलें? चलो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा हमारा, एक सेकेंड यार, नीचे स्लाइड खाली होगी ना, रुक जो इसको यहाँ लगा दें। हाँ अब करते हैं। देखो कह रहा है वेरिएशन ऑफ जी विद द एल्टीट्यूड एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो हम सबको पता है कि हमारा अर्थ है जो रोटेट कर रहा है, टी 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 टी,
हमारे अर्थ के एक्सिस ऑफ रोटेशन पे हमारा अर्थ कैसा कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और हमारे इलिप्टिकल पाथ में अकॉर्डिंग टू द केपलर्स लॉ ये मस्त ढूम 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 ऐसे ऐसे घूम रहा है हमारे सन के चारों तरफ, अलोंग में हमारे सन के चारों तरफ ये चक्कर काट रहा है। तो अगर ये चक्कर काट रहा है तो इसके रोटेशन की वजह से भी क्या हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे फर्क पड़ेगा? सर 200% पड़ेगा। क्या मजाक कर रहे हो? एकदम 100% पड़ेगा भाई, पड़ेगा पड़ेगा, कोई माइक लाल नहीं रोक सकता, एकदम पड़ेगा। थोड़ा सा यार देख लें, इसको सही कर दें। चलो देखते हैं। यार ये क्या हो गया इसको? कुछ ना कुछ यार रोज रोज पीपीटी में कांड हो ही जाता है। इतनी मेहनत से बनाओ, कुछ ना कुछ कांड हो ही जाता है। कभी कुछ तो कभी कुछ होता ही रहता है मेरे साथ। खैर अपन क्या कर सकते हैं, जो लिखा है वो होगा। जितनी मेहनत करनी है उतनी तो अपन करेगा ही करेगा, ठीक है ना। चल खैर क्या ही कर सकते हैं, जब छोटी मोटी एरर्स होती है, टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। और हम लोग कौन सा पिक्चर बना रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना तो चलता रहता है। देखो कहने का सेंस क्या है। अब देखो अर्थ हमारा ऐसे घूम रहा है, बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है इसमें समझने की, बस वही समझ लो, काम खत्म। अगर ये समझ में आ गया ना तो ये पूरा का पूरा भाई तुमको टॉपिक ही समझ में आ जाएगा, बहुत मस्त है। देखो अर्थ घूम रहा है, तो अगर अर्थ मेरा मान लो ऐसे घूम रहा है तो इसको घुमाने के पीछे कारण किसका है? ओमेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, घुमा रहा है, ये हमारा कोई पॉइंट हम इसको एन मान ले रहे हैं, ठीक है। अब अर्थ हमारा गोल 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 चक्कर काट रहा है, तो ये एंगल कितना काटेगा? इसको हमने कह दिया लैम्डा। तो जब ये घूम रहा है तो सपोज हमने कर लिया कि इस पॉइंट पे हमारे पास कोई बड़ा सा मास रखा हुआ है, जो मास ही चक्कर काट रहा है, ठीक। वो मास क्या कर रहा है? गोल 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 चक्कर काट रहा है। तो जैसे ही मास हमारा चक्कर काटेगा तो एक तो सिंपल सी बात है कि ये इधर की तरफ अपना फोर्स लगाएगा, फोर्स, ठीक है, वो उधर की तरफ अपना फोर्स लगाएगा, और एक अपना फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। तो जो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है रिजल्टेंट, वो उसको बाहर की तरफ बैलेंस कर रहा है mv²/r, ठीक है। लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, तो जो कितना होगा? जो कि होगा mr ω² कोस अल्फा। तो एंगल अगर ये ले ले तो ये वाला एंगल भी हमको क्या दे देगा? अल्फा, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट हमको इधर की तरफ मिलेगा ई पे, तो ये वाला भी साइड हम ई ही ना लेंगे, तो ये वाला साइड मिलेगा mr ω² साइन अल्फा। साइन अल्फा की जगह हम इसको लैम्डा ले लेंगे, तो लैम्डा 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 के टर्म में। अब ये किसी सी पॉइंट से अगर इधर की तरफ, अंदर की तरफ इस पे लगने वाला फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ घुमा रहा है, दैट इज पॉइंट सी, ठीक। और नीचे की तरफ पार्टिकल हमेशा क्या लगाएगा? mg फोर्स लगाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो इसको घुमाने वाला फोर्स है वो mv²r के बराबर लग रहा है, मतलब mr ω² के। तो सिंपल है भाई, लगने वाला अप्लाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, लगने वाला द centrifugal force acting on the particle, तो F नेट, F इफेक्टिव मान लेते हैं, कुछ F जो फोर्स इफेक्टिव लग रहा है वो किसके बराबर लग रहा है? mr ω², ठीक। सिंपल सा है, mg को लैम्डा बराबर mg माइनस
एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा के बराबर लग रहा है। तो एम 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 कैंसिल, एम 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 कॉमन लेके काट दिया तो बचा क्या, जी लैम्डा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। अगर मैंने स्मॉल आर की वैल्यू आर कॉस लैम्डा रख दी तो ठीक है। आगे देन ये बात ध्यान रखिए, तो अगर हम लैम्डा को इंक्रीज करा रहे हैं तो ध्यान से समझना भाई, तो कॉस लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो लैम्डा के रिस्पेक्ट में है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। सो एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर to pole, the acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity increase। जब भी हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बस इतनी सी बात है, समझना है। अब इसके दो थोड़े थोड़े स्पेशल केसेस समझ लो। पहला केस, इसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस नंबर 1। पहली बात, इक्वेटर के केस में क्या होगा, एट इक्वेटर पे जब हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेगा, जब पार्टिकल हमारा इक्वेटर पे पहुंचेगा, तो इसका मतलब है कि लैम्डा की वैल्यू 0, लैम्डा बोले तो एंगल 0, तो एंगल 0 तो कॉस लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो जी बराबर हमको मिल क्या वैल्यू, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरा निकाल लेना है हमको, किसके ऊपर, इक्वेटर पे निकालिए, तो पोल, एट द पोल पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो कॉस लैम्डा की वैल्यू 0, तो जी एट अ पॉइंट पी मतलब पोल, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0, लगभग ये जी के बराबर हो जाएगा। तो पोल पे जो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी वो जी पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के ही बराबर होगी। इस बात को बखूबी तौर पे एकदम अपने दिमाग में ध्यान में रख लीजिए। और हमको इन पे ग्राफ बनाना है, तो इसका ग्राफ बहुत ही आसान है, कोई टेढ़ा बेढ़ा ग्राफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। ये ग्राफ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं बच्चों, इसको ध्यान में रख लेना सब लोग, ठीक है, आते हैं। तो ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू जी की एक्सिस है, ये हमारी रेडियस आर की एक्सिस है। यहाँ पे हमसे कह रहा है रिलेशन जो आएगा वो ग्राफ का क्या आएगा, समझ देखो, जो हमारा ग्राफ का ग्राफिकल रिलेशन होगा वो हमेशा ये देखना, जो ग्राफिकल रिलेशन होगा इट इज ओनली, हमेशा ध्यान रखना, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी किसके बराबर, आर के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जी डी का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज जी आर बाई स्मॉल आर। तो इसी का हम लोग ग्राफ निकालते हैं, इसका ग्राफ निकालते हैं क्या, पहले तो ये जान लो, ये स्ट्रेट लाइन वाला जो एक्सिस है एकदम स्ट्रेट है, थोड़ी सी मेरे से टेढ़ी बन जाती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये कभी सटेगा नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, ये कभी भी एक्सिस में सटेगा नहीं। एक ये और ये वाला जो पॉइंट है ये इनसाइड है, ये अंदर का, मतलब G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब इनसाइड का केस। एट द सरफेस, ये वाला पॉइंट आपको बताएगा एट द सरफेस, G एट द सरफेस, ठीक है। और ये वाला जो साइड है ये आपको बताएगा G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर का, मतलब आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड। ये हमारा एग्जैक्टली रेडियस पे होगा,
और यहाँ पे हमारा घटता चला जाएगा। दिस पॉइंट इज 2r, दिस पॉइंट इज 3r, मतलब इसी तरीके से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहां पे ये सट जाएगा r पे। ठीक, तो यहां तक आप सभी को बातें आई होप समझ में आ गई होंगी। तो अगला जो लेक्चर आएगा अब वहां पे हम पढ़ेंगे हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? फोर्स के बारे में पढ़ा, चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसके लिए? क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड। और जो ग्रेविटेशनल फील्ड में पढ़ेंगे ना भाई साहब, ये सब एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, मतलब जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। मतलब कब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? क्लास 12 का पहला चैप्टर। ठीक है, पढ़ते रहिए, मौज काटते रहिए।